इस वीडियो के अंदर गाइस हम सबसे पहले ये देखने वाले कि एस्केप वेलोसिटी होता क्या है। और ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में एस्केप वेलोसिटी के बारे में सुना होगा, मुझे पता है गाइस। अब ये सामने आपके जो ये सब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये सभी क्वेश्चंस है कि सेम। बहुत बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि उनको आंसर आता है पर उनको यही नहीं पता रहता कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे टाइप के आते हैं। इसलिए अब मैंने नया एक तरीका चालू किया कि आपको क्वेश्चंस दिखा दूं कि भाई ये जो लिखने वाला हूं ना सबका आंसर वैसा ही है। तो अब एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बार हम क्या करते हैं, आंसर ही रट्टा मारते रहते पर हमें पता ही नहीं रहता कि क्वेश्चंस कैसे टाइप के आने वाले। तो भाई ये भी इस वीडियो के अंदर मैं मतलब ये अब आगे आने वाले वीडियो में ट्राई करूंगा कि आपको क्वेश्चन भी लिख के दूं। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी गाइस एक ऐसी वेलोसिटी जिसका यूज करके जो हमारा सैटेलाइट है वो ग्रेविटी से छुटकारा पाके स्पेस में जाए। और जिस वेलोसिटी का यूज करके वो ग्रेविटी से छुटकारा पाती है उसी हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे गाइस आप सभी को पता है कि अर्थ पे रहने वाले हर चीज को अगर मैं ऊपर फेंकता हूं तो हर चीज नीचे आ जाती। क्यों नीचे आ जाती? क्योंकि ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वैसे ही जब सैटेलाइट भी ग्रेविटी से बाहर निकलने का ट्राई करता है तो उसको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दम लगाना पड़ता है। और जितना एक्स्ट्रा दम लगाना पड़ता है, जिस दम का यूज करके जितने दम से वो बाहर निकल पाती है उसको ही बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। गाइस दिमाग में रखो, क्योंकि आप सभी को पता है कि सैटेलाइट को हम डायरेक्ट अगर कोई किसी भी चीज को ऊपर फेंको सब चीज नीचे आएगी। तो ग्रेविटी के एरिया से अगर बाहर निकालना है तो कुछ तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा दम देना पड़ेगा। और जो एक्स्ट्रा दम देना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। और अगर उससे हम कम करेंगे तो सैटेलाइट बाहर ही नीचे पाएगी, वापस फिर से नीचे गिर जाएगी। इसीलिए इस वेलोसिटी का बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अगर एस्केप वेलोसिटी के डेरिवेशन की मैं बात करूं तो बहुत सिंपल सा है, इतना कुछ हार्ड सा नहीं है। कि देखो गाइस, काइनेटिक एनर्जी जितना ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की मैं बात करूंगा कि जितना सैटेलाइट के अंदर जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है और उतना ही इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी होता है। अब बाइंडिंग एनर्जी भाई देखो, सैटेलाइट के अंदर जो एनर्जी भरने का काम करती है ना वो होती है बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी के डेरिवेशन की मैं बात करूंगा, एक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एक अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये दोनों हम डेरिवेशन आगे आने वाले लेक्चर में फाइंड करने वाले। तो ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है कि जितना काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है। और बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी जो सैटेलाइट को एक एनर्जी देने का काम करती है और जिससे ही सैटेलाइट क्या करती है, आगे अपना काम परफॉर्म करती है। तो उतना ही काइनेटिक एनर्जी, उतना ही क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी। और ये बाइंडिंग एनर्जी का डेरिवेशन आगे है जो हम फाइंड करेंगे आगे आने वाले 1-2 लेक्चर के बाद। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। और हम कौन से वेलोसिटी की बात करें? एस्केप, इसलिए यहाँ ई लगा देता हूं। अब बाइंडिंग एनर्जी गाइस, बाइंडिंग एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ Gmm/r होता है। और ये कहां से आया? अभी तो मैंने बता दिया कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बट अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी को समझना है कि ये फॉर्मूला सर ने कहां से लिखा, 1-2 लेक्चर के बाद, इसके आने वाले 1-2 लेक्चरों में बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा और ये मैंने कहां से फाइंड की वो भी समझ में आ जाएगा। बट उसके पहले ये चीजें देख लो, हमें जो एस्केप वेलोसिटी फाइंड करना है तो दोनों साइड से ये mm कैंसिल, यहां बचा 1/2 v²। देखो एस्केप वेलोसिटी को फाइंड करने का तरीका एक और है, पर सबसे सिंपल तरीका मुझे ये लगता है, इसलिए गाइस मैं आप सभी के साथ ये वाला शेयर कर रहा हूं। तो अब देखो 1/2, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 2Gm/r। ओके, और ये स्क्वायर इक्वल के साइड गया तो ये हो गया स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो गया? V ऑफ E इक्वल टू √2Gm/r। क्लियर हो गया। और एकदम सिंपल सा, कुछ इसके अंदर हार्ड जैसा कुछ है नहीं। अब गाइस अगर मैं इसको रिप्लेस और थोड़ा क्या मॉडिफाई कर सकता हूं, देखो आप सभी को पता है कि G इक्वल टू क्या आता है? Gm/r² होता है। ओके, ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो Gm इक्वल टू G/r² हो जाएगा। तो Gm की वैल्यू कितनी मिल गई? G/r²। Gm की वैल्यू कितनी मिली? G/r²। तो मैं कैसे लिख सकता हूं? V ऑफ E √ Gm की वैल्यू कितनी मिलेगी? G/r² अपॉन r। तो गाइस दोनों में से एक r कैंसल और ये हो गया V ऑफ P इक्वल टू √2Gr। ओके, सो गाइस कभी कभार देखो एग्जाम में हमें जो न्यूमेरिकल्स आता है उसके अंदर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियस ऑफ द अर्थ ये वाला दिया रहता है, और बाकी ना हमें मास ऑफ द अर्थ ना तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ऐसा कुछ भी नहीं बोला रहता है। तो अगर ऐसे रिलेटेड है और हमें इसके वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोला तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है।
और बाकी एसके वेलोसिटी का तो जो एक्सप्रेशन है वो ये है, पर मैंने इसको कन्वर्ट करके भी आपको बता दिया कि ऐसे भी हो सकता है और इससे रिलेटेड भी डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है। और गाइस देखो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, ये पुट करेंगे तो एसके वेलोसिटी मिल जाएगा। और वैसे आप सभी को पता है कि अर्थ में हमें कितनी वेलोसिटी देनी है जिससे वो जो अर्थ के मतलब अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के बाहर जा सके, वो वेलोसिटी फिक्स है, फाइंड किया हुआ है, और ये हमने 10th स्टैंडर्ड में देखा था। तो जिसको भी पता होगा प्लीज कमेंट करना और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर दे दूंगा, अगर किसी ने नहीं बोला तो चलो बढ़ते हैं आगे। सो गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। देखो गाइज, हम जब छोटे थे तो हमारे मन में, मतलब मेरे मन में क्वेश्चन आता ही था कि यार ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि ये सैटेलाइट बाहर जाके ऐसे घूमेगा स्पेस में या ऐसे घूमेगा वैसे घूमेगा, कैसे डिसाइड होता है। तो ये दिमाग में क्वेश्चन चलता रहता था। जैसे आप सभी को पता है कि अपना भी चंद्रयान, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो चौथे ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहा है, वो पाथ में ट्रैवल कर रहा है, धीरे धीरे चंद्रमा के नजदीक जा रहा है। तो हमारे मन में क्वेश्चन चलता रहता था। तो आगे जाके हमें पता चला कि कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है पाथ को ट्रैवल करवाने के लिए। तो देखो, वो कंडीशन की हम बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं कि हमें अगर अर्थ के चारों तरफ पैराबोलिक पाथ, हाइपरबोलिक पाथ, देन इसके बाद पैराबोलिक पाथ, हाइपरबोलिक पाथ, सर्कुलर पाथ ये ट्रैवल करवाना है, तो कुछ कंडीशंस होता है, उस कंडीशन को अगर हम मैच करवाएंगे तो सैटेलाइट उस तरह से ट्रैवल करेगा। तो ये जो डायग्राम है और ये जो कंडीशंस है, ये अभी आप सभी के दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, बाय हार्ट कर लेना है, इसको दिमाग में पूरी तरह से फिट कर लेना है। तो क्या क्या है, चलो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो जो v ऑफ h दिखाई दे रहा है ये प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट है, v ऑफ c ये हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी है, v ऑफ e ये हमारा एस्केप वेलोसिटी है। तो अगर प्रोजेक्शन वेलोसिटी इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी है तो हमारा जो सैटेलाइट है वो सर्कुलर पाथ ट्रैवल करेगा। और अगर हमारा प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट लेस देन एस्केप वेलोसिटी है, जिसके बारे में बात हमने किया, एस्केप वेलोसिटी है एंड ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी है, तो जो हमारा सैटेलाइट है ना वो इलिप्टिकल पाथ ट्रैवल करेगा। अगर मैं पैराबोलिक पाथ की बात करूं तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी अगर इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी है, तो हमारा सैटेलाइट पैराबोलिक पाथ ट्रैवल करेगा। अगर मैं बात करूं कि कब सैटेलाइट हाइपरबोलिक पाथ ट्रैवल करेगा, तो जब प्रोजेक्शन वेलोसिटी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी है, ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, तो हमारा जो सैटेलाइट है वो हाइपरबोलिक पाथ ट्रैवल करेगा। ऐसे ऐसे करके एक एक पॉइंट लिख के आप ये चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेम प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी, देन पाथ, देन सैटेलाइट मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, अगर पैराबोलिक पाथ की मैं बात करूं तो प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एस्केप वेलोसिटी, देन सैटेलाइट मूव इन अ पैराबोलिक पाथ। इस तरह से अगर आपको इसका नोट चाहिए तो प्लीज कमेंट करना, ये चीजें मैं पहुंचा दूंगा। बहुत सिंपल है भाई, बस ये डायग्राम आपने प्रैक्टिस कर लेना, एक एक पॉइंट को एक एक लाइन में और इसके साथ डायग्राम के साथ लिख दिया, आपको प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट का टॉपिक खत्म हो जाएगा आराम से। बट ये डायग्राम, ये जो स्केच दिया हुआ है, इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। तो भाई ये टॉपिक को मैं यहीं खत्म करता हूँ। जितना हो सके वीडियो लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ, एंड वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।